हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्ज़ाम की भी तैयारी करते होंगे। आज हम लोग जो है गुप्त वंश यानी गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत सिर्फ एक ही वंश ने शासन किया है, वो वंश है गुप्त वंश। तो आज के वीडियो में हम लोग गुप्त वंश के बारे में विस्तार से समझेंगे और इस गुप्त वंश से जो है जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, वे सारी क्वेश्चन को क्लियर करेंगे। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। गुप्त साम्राज्य का उदय जो है तीसरी शताब्दी के अंत में हुआ था। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि गुप्त साम्राज्य का उदय कब हुआ, तो गुप्त साम्राज्य का उदय जो है वो तीसरी शताब्दी के अंत में हुआ। कहाँ पे हुआ? तो प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था। गुप्त साम्राज्य का उदय तीसरी शताब्दी के अंत में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था। और जो गुप्त वंश है, गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत एक ही वंश ने शासन किया है, वह वंश है गुप्त वंश। जो गुप्त वंश है उस वंश का संस्थापक यानी उसका स्थापना करने वाला वो है श्रीगुप्त। और ये श्रीगुप्त जो है 240 ईस्वी में गद्दी में बैठता है और वह 280 ईस्वी तक क्या करता है? शासन करता है। तो गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त जो 240 ईस्वी में गद्दी में बैठता है और 280 ईस्वी तक रहता है। इसका उत्तराधिकारी घटोत्कच था। यानी जो श्रीगुप्त है, श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी जो है वो कौन है? घटोत्कच है। हालांकि घटोत्कच से जो है उतना क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है, तो इसलिए आप लोग इतना जरूर याद रखिएगा कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? वो है श्रीगुप्त। और श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन है? तो श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी है घटोत्कच। घटोत्कच जो है 280 ईस्वी में जो है गद्दी में बैठता है और 380 ईस्वी तक वो शासन करता है। यानी श्रीगुप्त जो है वो 240 ईस्वी में बैठता है, 280 ईस्वी तक शासन करता है और 280 ईस्वी में जो है घटोत्कच बैठता है, वो 320 ईस्वी तक क्या करता है? शासन करता है। और गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था। अगर आपके एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिले या फिर इस तरह का क्वेश्चन आए कि गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन है, तो गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट जो है वो चंद्रगुप्त प्रथम है। लिच्छवी राजकुमार देवी से विवाह किया। लिच्छवी राजकुमार देवी से विवाह किसने किया? तो वो चंद्रगुप्त प्रथम ने किया। और चंद्रगुप्त प्रथम जो है वो किसका उत्तराधिकारी है? तो घटोत्कच का उत्तराधिकारी है। और घटोत्कच जो है वो किसका उत्तराधिकारी है? वो है श्रीगुप्त का, जो श्रीगुप्त ने गुप्त वंश का स्थापना किया है ना। उसके बाद चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी यानी चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी एक चंद्रगुप्त मौर्य था, जो मौर्य वंश का संस्थापक थे। वो चंद्रगुप्त मौर्य अलग है, ये चंद्रगुप्त है प्रथम जो है वो अलग है ना। चंद्रगुप्त मौर्य वो मौर्य वंश का था और चंद्रगुप्त प्रथम या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय ये जो है ये किस वंश का है? ये गुप्त वंश का है। ये आप लोग याद रखिएगा ताकि किसी प्रकार का डाउट ना हो। चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ। अब जो चंद्रगुप्त जो था, चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन होता है? समुद्रगुप्त होता है ना। और एक चीज़ ये भी आप लोग याद रखिएगा कि जो चंद्रगुप्त जो प्रथम थे, वो चंद्रगुप्त प्रथम जो है वो क्या थे? गुप्त वंश का महान सम्राट थे। और चंद्रगुप्त प्रथम जो है वो लिच्छवी के राजकुमार जो है वो देवी से क्या किया था? विवाह किया। इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। जो चंद्रगुप्त प्रथम है वो कौन सा उपाधि धारण किया? तो महाराजा धीराज की उपाधि जो है वो किसने धारण किया? तो वो धारण किया था चंद्रगुप्त प्रथम किया था। चंद्रगुप्त प्रथम का जो उत्तराधिकारी होता है वो समुद्रगुप्त होता है
है ना। गुप्त वंश का संस्थापक कौन है, तो श्रीगुप्त है। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन है, तो घटोत्कच है। और घटोत्कच का उत्तराधिकारी कौन है, तो चंद्रगुप्त प्रथम है। और चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन है, वो समुद्रगुप्त है। जो समुद्रगुप्त जो है 335 ईस्वी में कहाँ पे बैठता है, राजगद्दी में बैठता है। इन्होंने आर्यावर्त के 9 क्षेत्र और दक्षिणावर्त के 12 शासकों, यानी आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया। जो समुद्रगुप्त है वो जो है आर्यावर्त के जो है 9 शासक और दक्षिणावर्त के जो है कितने शासक, 12 शासक, मतलब इतने शासकों को उन्होंने क्या किया था, पराजित किया था। इसलिए जो है उसको जो है क्या कहा जाता है, उसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ये जो है क्वेश्चन एग्जामों में कई बार पूछा गया है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो भारत का नेपोलियन जो है वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने जो है आर्यावर्त के जो है 9 क्षेत्र और दक्षिणावर्त के जो है 12 क्षेत्रों का जो है आर्यावर्त के जो है 9 और दक्षिणावर्त के जो है 12 शासकों को उन्होंने क्या किया था, पराजित किया था। इसलिए उसको जो है क्या कहा जाता है, भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो भारत का नेपोलियन जो है वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और ये जो समुद्रगुप्त है ये किसका उत्तराधिकारी था, तो ये चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था। और चंद्रगुप्त प्रथम किसका उत्तराधिकारी था, वो घटोत्कच का उत्तराधिकारी था। और घटोत्कच का उत्तराधिकारी कौन था, वो घटोत्कच जो है किसका उत्तराधिकारी था, तो घटोत्कच जो है वो गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी था। इस तरह से आप लोग याद रखिएगा। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन था। और समुद्रगुप्त का जो दरबारी कवि था वो कौन था, हरिसेन था। यही हरिसेन जो है प्रयाग प्रशस्ति, यानी जिसको हम लोग इलाहाबाद प्रशस्ति के नाम से भी जानते हैं, इलाहाबाद प्रशस्ति या फिर प्रयाग प्रशस्ति दोनों एक ही है, दोनों एक ही है। इसका जो रचना किया है वो रचना कौन किया है, वो हरिसेन किया है। हरिसेन जो है मतलब किसका दरबारी कवि था, तो हरिसेन जो है समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन था, हरिसेन था, है ना। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। और समुद्रगुप्त जो था वो किसका उपासक था, विष्णु का उपासक था। इन्होंने अश्वमेध कर्ता की उपाधि धारण की। जो समुद्रगुप्त है उन्होंने कौन सा मतलब उपाधि धारण किया, तो अश्वमेध कर्ता की उपाधि धारण किया। और जबकि ये जो मतलब जो चंद्रगुप्त मतलब प्रथम था, वो चंद्रगुप्त प्रथम जो है वो महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, है ना। और समुद्रगुप्त जो है वो विष्णु का उपासक था। इन्होंने अश्वमेध कर्ता की उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ। जो चंद्रगुप्त द्वितीय जो है वो कब बैठता है गद्दी में, वो 380 ईसा पूर्व में कहाँ पे बैठता है, गद्दी में बैठता है।